हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 14 नंबर सेट का। पहला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी जो है यह सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में स्थित है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह घाटी जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में है, जो कि हिमालय के निर्माण के समय हुए भूगर्भीय परिवर्तनों का परिणाम है। और नदी इसी भ्रंश घाटी में बहती है, जो कि भूमि के ढलान के कारण पश्चिम की ओर है। और नर्मदा नदी जो है यह पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि अटल टनल जो है इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है, इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा किया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, BRO जो है इसका स्थापना किया गया था 1960 में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह भी सही दिया हुआ है। और यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य बीच में स्थित है, यह भी सही दिया हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही दिए हुए हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर नहीं है, यह हो जाएगा भालूकुंड। बाकी जो है कपिल धारा, दूध धारा, धुआंधार, यह तीनों जो है जलप्रपात यह नर्मदा पर स्थित है। और भालूकुंड जो है भालकुंड जलप्रपात यह बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। याद रखेंगे कि भालकुंड जो है यह बीना नदी पर है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और बाकी जो है धुआंधार, कपिल धारा, दूध धारा सभी नर्मदा पर स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि अल नीनो किस महासागर में बनता है? तो अल नीनो जो है यह बनता है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन हमारे ए हो जाएगा, अल नीनो प्रशांत महासागर में बनता है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में समुद्र की सतह के तापमान के असामान्य रूप से गर्म होने से जुड़ा हुआ है। और यह घटना हर 3 से 5 साल में होता है। और इसके कारण दुनिया भर में मौसम के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, जिसमें भारी बारिश, सूखा और तापमान में बदलाव शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है, सतकोसिया बाघ रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में है? तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि सतकोसिया गढ़ जो है यह अभयारण्य इस क्षेत्र को वर्ष 1976 में, ईयर भी याद रखेंगे कि 1976 में एक अभयारण्य और 2007 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूची 1 और 2 को इसमें मिलाना है। सूची 1 में जो है नदी का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में है या सहायक नदी का नाम दिया हुआ है। तो इसका हम लोग मिलान करते हैं। सबसे पहले कृष्णा नदी, तो कृष्णा की सहायक हो जाएगी भीमा, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र का जो सहायक हो जाएगा यह हो जाएगा तीस्ता नदी। गोदावरी का सहायक हो जाएगा इंद्रावती, तो इसका मिलान 2 हो जाएगा। और जमुना की सहायक नदी हो जाएगी चंबल नदी, इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए, हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 4 3 2 1, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। सबसे पहले है सिमांग, यह कांगो में पाई जाती है, जो कि गलत है। सिमांग जो है यह मलेशिया में पाई जाती है, लेकिन यहाँ कांगो लिखा हुआ है तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद है मसाई जनजाति जो है यह पाई जाती है पूर्वी अफ्रीका में। पूर्वी अफ्रीका में कंट्री है केन्या, युगांडा, तंजानिया। इन तीनों कंट्रियों में मसाई जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन बी में सही दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो है बद्दू, तो बद्दू जो है यह केन्या में नहीं पाई जाती है, यह अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद है सकाई, तो जो सकाई है यह मलेशिया में पाई जाती है, यह जापान में नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। तो एक चंद्र दिवस की अवधि जो होती है यह 24 घंटे और 52 मिनट की होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह वह समय है जो चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगता है, जो कि पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य के चारों ओर एक चक्कर के बराबर होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि इनमें से कौन
एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। तो सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाएगा, यह हो जाएगा घास, नहीं देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, घास को बकरी खाती है और बकरी का आदमी हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला सही दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में है सूची 1 और 2 को इसमें भी मिलाना है। सूची 1 में समुद्री धारा का नाम है और सूची 2 में महासागर का नाम दिया हुआ है कि किस महासागर में वह धारा बहती है। सबसे पहले है अग्लुहास जलधारा। तो अग्लुहास धारा जो है यह बहती है हिंद महासागर में, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद है अल नीनो धारा जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर, इसका मिलान 4 हो जाएगा। किरोशिया धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है, तो यह इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, सामने हो जाएगा। और बेंगुएला धारा जो है यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बनती है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 4 3 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी में है 1 4 3 2, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है। देखिए जो सारगैसो सागर है इसमें तट रेखा नहीं है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। सारगैसो सागर जो है यह पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूरब में कनारी धारा और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। और इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की एक वनस्पति सबसे अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम जो है सारगैसो सागर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म जो है यह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा कि जीवाश्म जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, दंडकारण्य क्षेत्र जो है मुख्य रूप से अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में मुख्य रूप से अवस्थित है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें पश्चिम में अबूझमार हिल्स है, पूर्व में पूर्वी घाटी शामिल है और इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य भी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें मिलान करना है, सूची 1 और 2 दिया हुआ है। इसमें सूची 1 में जो है महासागर का नाम है और सूची 2 में सबसे गहरे स्थान का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में सबसे जो गहरा गर्त है उसका नाम है मरियाना गर्त, यानी मरियाना ट्रेंच, तो इसका मिलान हो जाएगा मरियाना ट्रेंच, ऑप्शन 3 मिलान हो जाएगा। इसका गहराई जो है यह 11 किलोमीटर है, 11,022 मीटर इसका गहराई है। उसके बाद है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान हो जाएगा प्यूर्टो रिको गर्त हो जाएगा। तो प्यूर्टो रिको गर्त ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद है आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान हो जाएगा यूरेशियन बेसिन, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद है आर्कटिक महासागर नीचे दिया हुआ है, आर्कटिक महासागर का यूरेशियन हो जाता है। हिंद महासागर क्या हो जाएगा, जावा ट्रेंच हो जाएगा, हिंद महासागर का जावा ट्रेंच, इसका मिलान हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, तो इसके बाद 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, 3 4 1 2 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि इसमें भी मिलान करना है। सबसे पहले सूची दिया हुआ है 1 और 2, इसमें मिलान करेंगे। सबसे पहले आचार्य का नाम दिया हुआ है पर वे किस सिद्धांत से संबंधित है। तो बल्लभाचार्य जो है यह शुद्धाद्वैत से संबंधित है, तो इनका मिलान हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है यह विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। माधवाचार्य जो है यह द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और शंकराचार्य हो जाएंगे अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4, 2 3 1 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 3 1 4 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह 1780 से लेकर के 1784 के बीच में हुआ था और इस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 1784 में मंगलोर की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। साथ ही याद रखेंगे कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था यह 1790 से लेकर के 1792 के बीच में हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सबसे पहले दिया हुआ है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है इसमें प्रार्थना एवं स्तुति दिया हुआ है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद है
यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है, इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद है सामवेद, सामवेद में क्या है तो संगीतमय स्रोत है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है अथर्ववेद, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण जादू टोना है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमारे आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। 4 2 1 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4 2 1 3, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दारा शिको किस सूफी मत से प्रभावित था, तो दारा शिको जो है यह कादरी संप्रदाय से प्रभावित था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कादरी सिलसिला के प्रमुख संत थे मुल्ला शाह, इनके आध्यात्मिक गुरु थे, और दारा शिको ने उपनिषदों का अनुवाद जो है सिर ए अकबर के नाम से किया था। याद रखेंगे कि दारा शिको के द्वारा ही उपनिषदों का अनुवाद किया गया था और सिर ए अकबर के नाम से किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था, तो यह थे बलदेव सहाय। याद रखेंगे कि बलदेव सहाय ने 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी, तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन यह पुस्तक लिखी गई थी राम मनोहर लोहिया के द्वारा, ऑप्शन जो है डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह पुस्तक जो है 1960 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था, तो बिहार में लोटा विद्रोह जो है यह मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जेल के कैदियों को पीतल के लोटे के बदले में मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, जिससे इन लोगों ने उसका विरोध किया था, तो यही था लोटा विद्रोह जो कि मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे, तो इसमें पूछा गया कौन शामिल नहीं थे। देखिए इसमें शामिल थे अली इमाम, इसमें शामिल थे सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, के.एम. पनिकर जो जाएंगे इसमें शामिल नहीं थे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू समिति का गठन किया गया था 1928 में। इसको याद रखिएगा कि नेहरू समिति का गठन 1928 में किया गया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था। और इस समिति में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, सर अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि शामिल थे, और बाद में M.R. जयकर और एनी बेसेंट ने भी इस समिति में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन है, न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था, तो न लगान न टैक्स यह अभियान जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस के द्वारा यह संयुक्त प्रांत में चलाया गया था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था, तो जहाज का चित्र बना था यह यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर बना हुआ था, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि सातवाहन वंश की स्थापना जो है यह किया गया था सिमुक के द्वारा, सिमुक के द्वारा जो है सातवाहन वंश का स्थापना किया गया था, और शीशे के सिक्के का प्रचलन यह सातवाहन वंश के शासनकाल में ही किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक की रचना यह 1908 में यह मांडले में की गई थी। याद 1908 में तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष की कारावास की सजा दी गई थी, तो मांडले जेल में उनको मांडले जेल वर्मा भेज दिया गया था, और वहीं पे उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था मांडले जेल में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था, तो देखिए चराई कर जो लगाया गया था यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 1296 में अलाउद्दीन जो है दिल्ली का सुल्तान बना, और अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव भी रखी थी। साथ ही याद रखेंगे कि घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है इसका शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था, और अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ा करके उपज का 1/2 यानी 50% कर दिया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जो है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जो जाएगा सबसे पहले टाइम वाला हो जाएगा। देखिए साइमन कमीशन जो रिपोर्ट दिया था यह मई 1930 में दिया था, मई 1930 में जो है साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दिया था। उसके बाद है
पूना समझौता। तो पूना समझौता जो हुआ था यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। उसके बाद सांप्रदायिक पंचाट। तो सांप्रदायिक पंचाट जो है यह 16 अगस्त या 1932 में। तो 1932 में जो सांप्रदायिक पंचाट हो जाएगा, डेट लिख देंगे 16 अगस्त हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दिल्ली समझौता। तो दिल्ली समझौता जो है यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता हुआ था। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन सबसे पहले हो जाएगा मई 1930 में। उसके बाद हो जाएगा दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता हुआ था यह 5 मार्च 1931 को हो जाएगा। तो पहले हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 बच गए, सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता। तो जो सांप्रदायिक पंचाट है यह 16 अगस्त को हुआ था 1932 में, और पूना समझौता 24 सितंबर को हुआ था। तो सांप्रदायिक पंचाट पहले आ जाएगा, तो उसके बाद 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 1 4 3 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 4 3 2 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि चोल राजाओं में किसने संपूर्ण सीलोन पर विजय प्राप्त किया था। तो यह किया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम जो है चोल शासक राजराज प्रथम के पुत्र थे, और राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया, लेकिन संपूर्ण द्वीप पर उनका अधिकार नहीं हो पाया था। राजेंद्र प्रथम ने 1017 ईस्वी में श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज भेज दिया था, जहां 12 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो सबसे अधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हो जाएगा, दूसरे नंबर पे बिहार हो जाएगा, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और चौथे नंबर पे असम हो जाएगा। इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा कि डॉल्फिन गणना के अनुसार जो है सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, और फिर असम में। और भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन जो है इसे 2009 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और यह मीठे पानी की डॉल्फिन है जो गंगा नदी में पाई जाती है, और डॉल्फिन जो है समुद्री स्तनधारी है जो तीमी और सिंसुमार से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना था। देखिए यहाँ पे उप विजेता पूछा हुआ है, तो उप विजेता हो जाएगा केरल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विजेता पूछा जाए तो विजेता हो जाएगा विदर्भ। विदर्भ जो है यह विजेता है, तीसरा खिताब जीता है इन्होंने, और केरल जो हो जाएगा उप विजेता हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया है रॉटरडैम में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रॉटरडैम जो है यह नीदरलैंड में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 32 है नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया। तो नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा यह 28 मई 2023 को किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास यह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था, और यह संसद भवन 3 वर्षों में तैयार हुआ, और यह केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया गया है, और इसका आकार जो है यह त्रिकोणीय है, और यह जो संसद भवन है इसको बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है। तो एनडीबी का नया सदस्य जो बना है यह बना है अल्जीरिया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और यह जो है 9वां देश बना है, 9वां सदस्य देश बना है अल्जीरिया। साथ ही याद रखेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। लिख देता हूं मैं, जो डिल्मा रूसेफ हैं यही इसके अध्यक्ष हैं, डिल्मा रूसेफ। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है। तो स्कूल चले हम अभियान जो है 2025 यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे। तो मनोज कुमार जो थे यह एक अभिनेता थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी है, और यह भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त जो है अमल साध चीकू का संबंध किस राज्य से है। तो जो अमल साध चीकू है इसको जीआई टैग दिया गया है, और इसका संबंध पूछा गया है तो यह गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि
4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक की अध्यक्षता की गई है, बांग्लादेश के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बिम्स्टेक में टोटल 7 सदस्य देश शामिल हैं और इसका उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच जो है तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 148वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा जाए तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85 हो जाएगा, लेकिन नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स पूछा जाएगा तो इसमें भारत का स्थान 148 हो जाएगा। दोनों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 150वां अंतर संसदीय संघ जो है IPU शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया ताशकंद में। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है, यह 5 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही इसका थीम याद रखेंगे कि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है और इसका थीम था हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है। देखिए 41 क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक है द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध यह लाल बहादुर शास्त्री से है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था और 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई थी और उनका प्रसिद्ध नारा था जय जवान जय किसान। और साथ ही उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर 2 मेगावाट की नहर किनारे सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है पटना के विक्रम में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जल जीवन हरियाली अभियान जो है इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? तो भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है QRSAM, SAM। इसका फुल फॉर्म होता है Q से हो जाएगा क्विक रिएक्शन, उसके बाद सरफेस टू एयर मिसाइल। QRSAM का मतलब हो जाएगा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल और यह एक स्वदेशी मिसाइल है। इसे DRDO ने भारतीय सेना के लिए विकसित किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कौन बन गई है? तो हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनी है, ब्रांड एम्बेसडर बनी है, यह हो जाएंगी कैटरीना कैफ। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, साथ भी आप लोग और भी ब्रांड एम्बेसडर याद रखिएगा, जैसे टाटा मोटर्स के हो जाएंगे, टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल हैं। उसके बाद L&T कंपनी के हैं जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। थॉमस कुक जो है या थॉमस कुक कंपनी के हो जाएंगे कार्तिक आर्यन हो जाएंगे। उसके बाद यूरेका फोर्ब्स के श्रद्धा कपूर हैं। ऑडी इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा हैं और डेटॉल के महेंद्र सिंह धोनी हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 17वें ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की मेजबानी ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्रिक्स का स्थापना 2009 में किया गया था, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन साथ में था, लेकिन इसमें दक्षिण अफ्रीका 2010 में 7 अग्रणी औद्योगिक देशों के समूह में प्रति संतुलित के रूप में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ द फेम 2025 में शामिल किया गया है? तो यह है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले 11 भारतीय क्रिकेटर हैं। 2009 में 2 व्यक्तियों को शामिल किया गया था, सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी। 2010 में कपिल देव को, फिर 2015 में अनिल कुंबले को, 2018 में राहुल द्रविड़ को, फिर 2019 में सचिन तेंदुलकर को, 2021 में वीनू मांकड को और 2023 में शामिल किए गए थे डायना एडुलजी महिला क्रिकेटर में और 2023 में वीरेंद्र सहवाग को भी शामिल किया गया था। वहीं 2024 में नीतू डेविड जो महिला क्रिकेटर हैं उनको शामिल किया गया था और 2025 में MS धोनी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। देखिए 48 नंबर है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आर्टिकल याद रखेंगे कि आर्टिकल 317 जो है इसके अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद जो है दुर्व्यवहार के आधार पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य जो हैं या उद्योगपतियों से नहीं चुने जाते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ द पीपुल, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। तो हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए राज्यसभा का नाम चुना गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 इसमें थोड़ा क्वालिटी खराब है। देखिए पूछा गया है कि एक पंचायत समिति जो होता है किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो यह करती है ब्लॉक स्तरीय निकाय के आधार पर करती है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा ब्लॉक स्तरीय निकाय, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिलान जो है असत्य दिया हुआ है। तो इसमें मिलान दिया हुआ है, देखिए तीसरा नंबर जो मिलान दिया हुआ है आपात उपबंध, यहाँ पे यह जो है आपात उपबंध यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यही गलत दिया हुआ है। आपात उपबंध जो हो जाएगा यह हो जाएगा 18 में हो जाएगा। याद रखेंगे कि आपात उपबंध 18 में होता है, जो कि गलत दिया हुआ है। बाकी जो है मौलिक अधिकार भाग 3 में सही दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है भाग 4 के ए में, यह भी सही दिया हुआ है। उसके बाद राजभाषा लिया है, राजभाषा यह भाग 17 में हो जाएगा, यह भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 22 जुलाई 1947, इसी दिन जो है राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले स्वीकार किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। तो वित्तीय आपात जो है इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 55 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 170 हो जाएगा। अनुच्छेद 170 के अकॉर्डिंग जो है किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग यह अस्तित्व में आया था 2004 में। यहाँ पे 2004 लिखा हुआ है, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा 2004 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 57 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो हो जाएगा असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र जो होता है उसके कारण राष्ट्रीय आय में गणना में समस्या होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत में सीमांत यानी कृषि भूमि जोत का आकार है। तो भारत में कृषि सीमांत कृषि जो है यह भूमि जोत का आकार जो होता है 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था। तो भारत में सेवा कर जो है यह राजा चिलैया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजा चिलैया जो है इनकी अध्यक्षता में 1991 में कर सुधार के लिए एक समिति बनी थी और इस समिति ने 1993 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। सबसे पहले दिया हुआ है भारत निर्यात आयात बैंक। तो भारत निर्यात आयात बैंक जो जाएगा इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखिए भारत निर्यात आयात बैंक जो है इसका स्थापना किया गया था 1982 में किया गया था। उसके बाद है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना किया गया था 1964 में किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, तो भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जो है इसका स्थापना किया गया था 1955 में किया गया था। अगला है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, इसका स्थापना 1987 में किया गया था। तो चारों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए 61 नंबर में है तो भारत में योजना
अवकाश की अवधि थी? तो भारत में योजना अवकाश की अवधि यह 1966 से लेकर के 1969 तक थी। यह लिखा हुआ है 1966 से लेकर के 69 तक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किसके दौरान जो है राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की थी? मतलब यहाँ पे पूछा गया है कौन सी योजना के दौरान। तो भारत ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर को दर्ज किया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि गिलास में पानी पर बर्फ तर रहा है, बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि बर्फ पिघल जाएगा तो आयतन क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। देखिए 64 में है NaCl में कौन सा बंध है? तो NaCl में आयनिक बंध होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो वैद्युत संयोजन जो बंधन को आयनिक बंध बोलते हैं, तो यहाँ पे आयनिक बंध हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो पहला है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह पाया जाता है आंवला में। यहाँ पे सिरका लिखा हुआ है, पहला ही गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जो है दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है, और मैलिक एसिड जो है सेव में पाया जाता है। बाकी जो है सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल अणु मौजूद होते हैं? तो वॉशिंग सोडा के एक अणु में जो जल अणु होते हैं यह 10 जल अणु होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 कैसे होते हैं आप लोग देख सकते हैं। जैसे उसका जो फॉर्मूला होता है यह होता है Na2CO3 इंटू होता है 10H2O। तो जल अणु कितना हो गया? 10 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस समूह है? तो अक्रिय गैस समूह क्या होता है? 18वां गैस जो समूह होता है इसी को हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि चांदी पर किसका कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है? तो चांदी पर जो होता है ये काला कोटिंग जो होता है संक्षारण का एक उदाहरण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसे मौजूद पदार्थ को यह कहा जाता है कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है ऊतक क्या होता है? तो ऊतक जो होता है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, इसको ऊतक बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं हम लोग? सिरोसा बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आहार नाल का सबसे भीतरी परत होता है वह श्लेष्मा झिल्ली होता है, इन्हें उसको बोलते हैं हम लोग म्यूकोसा। तो भीतरी परत का नाम म्यूकोसा हो जाएगा और बाहरी का क्या हो जाएगा? सिरोसा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सिरोसा बाहरी परत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि नहीं है? यानी इसमें से कौन सा सदिश है? तो ये हो जाएगा बल जो है यह सदिश राशि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सदिश राशि के एग्जाम्पल में वेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, प्रतिबल, कोणीय वेग, संवेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, यह सभी जो है सदिश राशि होती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 73 है। देखिए 73 नंबर में है कि एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसके संदर्भ में उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो क्या होता है? पहले उसमें स्थैतिक घर्षण होता है, फिर उसके बाद काइनेटिक घर्षण होता है, फिर उसके बाद रोलिंग घर्षण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के नहीं तैरने का कारण क्या हो जाएगा? कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो होता है लोहे के भार से कम होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। देखिए 75 नंबर में है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? इसमें बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो होता है कम प्रकीर्णित होता है, इसीलिए लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल का प्रकीर्णन जो होता है कम होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रेले ने नियम दिया था कि रेले के अनुसार जो है जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 18 वोल्ट। तो 18 वोल्ट जो हो जाएगा यह हो जाएगा 6 एम्पियर गुना 3 ओम हो जाएगा। 6 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पे गुना 3 ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 वोल्ट। ऑप्शन यहाँ पे ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यह कैसे हुआ?
तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है V = IR, ठीक है। तो यहाँ पे 18 वोल्ट क्या हो जाएगा, तो V हमारा 18 वोल्ट पता है, तो ये क्या हो जाएगा I × 3 पाई दिया, R का मतलब क्या दिया हुआ है 3 ओम दिया हुआ है, तो I क्या निकल जाएगा 6 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि मानव सिर में 29 हड्डियाँ होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण जो है सही दिया हुआ है। तो देखिए माथा में जो होता है, माथा में 8 हड्डी होती है, तो सभी में माथा में 8 दिए हुए हैं। चेहरा में 14 होते हैं, तो 2 में जो है चेहरा में 14 दिए हुए हैं। उसके बाद कान में जो होती है 6 हड्डियाँ होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, कान में 6 है। और जो कंठिका अस्थि होती है कंठ वाला, उसमें 1 होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन किसमें होता है। तो अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन जो होता है यह फैलोपियन ट्यूब में होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ा विषाणु है, तो सबसे बड़ा विषाणु जो हो जाएगा यह हो जाएगा पॉक्स विषाणु। पॉक्स वायरस जो होता है सबसे बड़ा विषाणु होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साइज के अनुसार जो है यह पीथो वायरस सबसे बड़ा है, और जीनोम लेंथ के हिसाब से मेगा वायरस सबसे बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा नॉर्मली पूछा जाए सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स वायरस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं, क्योंकि यह जो होता है टीन की तुलना में जस्ता अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है 81 नंबर, निम्नलिखित में से हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा मेलाटोनिन स्रावित नहीं होता है, बाकी जो है वेसोप्रेसिन, उसके बाद प्रोलैक्टिन और वृद्धि हार्मोन यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। यहाँ पे जो हो जाएगा मेलाटोनिन, यह जो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि आकाश जो होता है किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो आकाश जो है यह प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 है कि नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो नकटा लोक नृत्य का संबंध हो जाएगा यह हो जाएगा महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नृत्य आप लोग याद रखिएगा, जैसे छऊ है, छऊ नृत्य झारखंड का है, हुंता नृत्य भी झारखंड का है। वैसे एक होता है पनिहारी, पनिहारी होता है राजस्थान का, उसके बाद छपेली होता है हिमाचल प्रदेश का। तो आप लोग इंपॉर्टेंट आप लोग लोक नृत्य का नाम याद रखिएगा। अगला है 84 नंबर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी। तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन 1931 में हुआ था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसे 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित किया गया था। देखिए इसके डायरेक्टर का भी नाम पूछता है, आलम आरा के जो डायरेक्टर जाएंगे इनका नाम है अर्देशीर ईरानी। अर्देशीर ईरानी के द्वारा जो है आलम आरा का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है साथ में याद रखेंगे भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म जो है यह सोहराब मोदी की झांसी की रानी थी, जिसे 1953 में प्रदर्शित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है। देखिए हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था। तो हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन यह कलकत्ता से किया गया था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रकाशन जो है देखिए पहले नाम याद रखेंगे कि हिंदी जो भाषा का समाचार पत्र था पहला, उसका नाम था उदंत मार्तंड, और उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को जुगल किशोर ने कलकत्ता के बड़ा बाजार इलाके के अमरतल्ला लेन या कोलू टोला से किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत में महिला साक्षरता दर यह 65.46% थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बिहार में पूछा जाए तो बिहार में महिला साक्षरता दर जो हो जाएगा यह 51.5% हो जाएगा। नेक्स्ट है रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ में याद रखेंगे कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान जो है इसका मुख्यालय है पुणे में, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का नई दिल्ली में, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का बेंगलुरु में, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का या लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है वियरी शब्द का एंटोनिम क्या हो जाएगा। तो जो वियरी का मतलब क्या होता है, थका हुआ सुस्त होता है। यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है तो यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रेश्ड हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर फ्रॉम
2005 यहाँ पे देखिए लिविंग ईयर लिखा है, यहाँ पे मेंशन किया गया है ईयर को, तो यहाँ पे सिंस लगेगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पे कौन जो हो जाएगा, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। पूछा गया है, द कंपनीज प्रोफाइल्स वर लॉट एंड दे वर फोर्स टू, यहाँ पे फोर्स टू ले ऑफ स्टाफ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ले ऑफ स्टाफ, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ले ऑफ का मतलब क्या होता है, बचकाना, तुतलाना या लड़खड़ाता हुआ हो जाएगा। नेक्स्ट है, और यहाँ पे लेकिन कंपनी के बारे में बोला गया है तो ले ऑफ का यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे ले ऑफ का मतलब हो जाएगा या आर्थिक परिस्थितियों या काम की कमी के कारण किसी कर्मचारी को अस्थायी या अस्थायी रूप से छुट्टी देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 है, इसमें बोला गया है कि मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में करण कारक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए करण कारक जो होता है, इसका मतलब होता है कि साधन वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसी को करण बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, तो इसमें नैराश्य जो हो जाएगा यह पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी हो जाएगा नहर, शोभा, लहर, ये सभी स्त्रीलिंग है, लेकिन नैराश्य जो है यह पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। देखिए 95 में जो है यहाँ पे मैथ दिया हुआ है कि अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। देखिए तो अनिल जो है, अनिल प्लस सुमन किसी काम को मिल करके 12 दिनों में कर सकते हैं, तो इसके बाद जो है जिसे अनिल जो है अकेला 20 दिनों में कर सकता है, तो फिर अनिल जो है इसे कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इफिशियंसी निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे, यानी यहाँ पे अनिल और एस से नाम है आपका सुमन, अनिल और सुमन का एफिशिएंसी है टोटल मिला के 5 है, लेकिन अनिल का एफिशिएंसी 3 है, तो सुमन का एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगा 2, सुमन का एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा 2 और अनिल का एफिशिएंसी निकल जाएगा 3, दोनों को मिला के यहाँ पे एफिशिएंसी 5 दिया हुआ है। तो पूछा गया है कि सुमन के लिए आवश्यक क्षमता, तो सुमन का आवश्यक क्षमता तो निकल गया है, इसमें पूछा गया है क्या कि यदि सुमन को अकेले यह काम करना हो तो सुमन का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 के एफिशिएंसी से अगर पूरे काम को करेगी तो पूरा काम जो है 60 है, और 2 के एफिशिएंसी से करेगी तो कितने दिन में होगा, यह 30 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एक घड़ी जो है दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, कितनी घूमेगी यह बताना है। तो देखिए सबसे पहले है कि घंटे की सुई जो है यह 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है घंटे की सुई, तो घड़े की सुई जो है घंटे की सुई यह 5 घंटे में कितना घूमेगी, 5 घंटे में 150 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 5 बजकर पूछा गया 10 मिनट पे, तो 12 बजे से 5 बजे तक यह 150 डिग्री घूम जाएगी। तो इसके बाद जो है अब घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 मिनट में कितना घूमेगी, यह हाफ डिग्री घूमेगी, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि 30 मिनट में जो है ये 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमेगी। तो यहाँ बोला गया है कि 10 मिनट पूछा गया है, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी, 5 डिग्री घूमेगी। तो जब 5 डिग्री घूमेगी तो 150 डिग्री प्लस 5 डिग्री 155 डिग्री हो गया, तो 155 डिग्री, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है, इसमें दिया हुआ है x इक्वल टू रूट अंडर 0 पॉइंट टेट्रा 01225 फिर डिवाइडेड बाई 0 पॉइंट टेट्रा 0 डिवाइडेड बाई 5329 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 0 सब कट जाएगा, 4 0 कट जाएगा, तो बचेगा रूट अंडर, यह हो जाएगा 1225, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1225 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 4 4 8, यहाँ पे 8 0 डाल देंगे, ठीक है, 8 0 हो जाएगा, फिर इसको गुना कर देंगे और नीचे दिया हुआ है तो यहाँ पे इसको भी 8 0 डाल देंगे डिवाइडेड बाई, यह हो जाएगा 5329 हो जाएगा। यह बात सेम ही हो गया, ये 0 0 कट जाएगा, रूट अंडर में रहेगा, जब इसका निकालेंगे तो यह हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 1225 डिवाइडेड बाई, यह हो जाएगा 5329। तो जो इसका रूट निकालेंगे तो यह रूट अंडर में इसका आ जाएगा 35 आ जाएगा, और 5329 का रूट आ जाएगा 73, 73 आ जाएगा, तो 35/73 हमारा आंसर हो जाएगा। 35/73 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 है, अनुक्रम दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या आया है, 2 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 18 आया है, तो यहाँ पे 2 और 3 जो है, यहाँ पे 2 और 3 को गुना किया गया है तो 6 हो गया है, ठीक है, और फिर इसके बाद 6 में 3 से गुना किया गया तो 18 हो गया है, फिर जो 18 है
तो 18 में क्या गुना करेंगे, तो 18 में 6 गुना 18 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 6 गुना 18 करेंगे, तो 6 गुना जब 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 18 करेंगे तो हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 5 व्यक्तियों ए बी सी डी और ई के घर इस प्रकार स्थित हैं कि ए का घर जो है ई के घर से 60 मीटर उत्तर है। तो सबसे पहले डायरेक्शन याद रखेंगे कि ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट साइड में ईस्ट यानी पूरब होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। तो पहला लाइन है कि ए का घर जो है ई के घर से 60 मीटर उत्तर में है। तो सबसे पहले ए लिखेंगे, ए का घर जो है ई के घर से कितना है, 60 मीटर उत्तर में है। तो यहाँ पे 60 मीटर उत्तर में हो गया। उसके बाद है सेकेंड लाइन है, डी का घर जो है ई के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। तो डी का घर जो है यह ई के घर से 30 मीटर कहाँ है, पश्चिम में है। तो यहाँ पे डी का घर हो जाएगा 30 मीटर पश्चिम में। उसके बाद है बी का घर जो है सी के घर से, तो बी का घर सी के घर से 60 मीटर उत्तर में है। तो बी का घर सी से 60 मीटर उत्तर है। तो यहाँ पे बी अलग लिख लेते हैं, बी हम लोग का लिख देंगे, बी और सी का जो घर हो जाएगा ये 60 मीटर उत्तर में हो जाएगा। फिर आगे बोला गया है कि सी का घर जो है डी के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। तो यहाँ पे पश्चिम बोला गया है, तो या फिर 30 मीटर हो जाएगा, यहाँ पे या 30 मीटर पश्चिम हो जाएगा। सी का घर डी से पश्चिम हो जाएगा। फिर पूछा गया है ए के घर के संदर्भ में बी का घर जो है किस दिशा में है। ए के घर के संदर्भ में बी का जो घर है या किस दिशा में है, तो यह जो हो जाएगा पश्चिम दिशा में। ए से लेफ्ट में है बी, तो पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा पश्चिम, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। देखिए इसमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कितने पुरुष जो हैं केवल महान है। तो केवल जो महान पूछा गया है, इसमें पूछा गया है केवल महान, तो केवल महान पुरुष को बताना है। तो महान पुरुष का जो हम देखेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो 8 हो जाएगा, तो 8 जो हो जाएगा यह महान में आ जाएगा, ठीक है, यह महान में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है 4 हो जाएगा, यह भी महान में आ जाएगा। बाकी जो है महान के साथ साथ यह मेल भी है, ठीक है। पुरुष तो पूछा गया है पुरुष और महान, तो यहाँ पे 8 और 4 यहीं शामिल हो जाएगा। बाकी जो है देखिए आगे दिया हुआ है ब्रेव, तो बाकी जो है यहाँ पे 2 जो है यह ब्रेव में आ जाएगा। उसके बाद यह 7 जो है यह सिर्फ ग्रेट में आ जाएगा, पुरुष नहीं हो जाएगा। तो सिर्फ हो जाएगा 4 और 8, यहीं जो हो जाएगा पुरुष हैं और ग्रेट भी हैं। तो 4 + 8 जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 पुरुष जो हो जाएंगे यह महान हो जाएंगे। ऑप्शन जो डी में दिया हुआ है 12, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।